नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्पण कुमार नरूला और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो यहां पे हम वीडियो नंबर 19 लेके आपकी सेवा में हाजिर हैं। ये वीडियो वैसे तो हमने आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप कोई भी 10th या 12th बेस सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सिलेक्शन 12 वगैरह, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज सिलेबस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन। उन क्वेश्चन का फ़ायदा तभी होगा अगर आपके हाथ में कॉपी और पेन है, आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अच्छे से कॉपी और पेन ले लीजिए। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी और पेन ले लीजिए और वीडियो को स्टार्ट कीजिए। ये है वीडियो नंबर 19 नंबर वीडियो है ये। इससे पहले हम 18 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर अगर हम जाएं तो यहाँ पे है, क्रिकेट से संबंधित खेल ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इन इंडिया इज द ईडन गार्डन स्टेडियम रिलेटेड टू स्पोर्ट्स क्रिकेट लोकेटेड? हाँ जी, जिसको भी इसका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए। इसका जो ठीक आंसर है वो है ए, कोलकाता। आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खेल और उनके स्टेडियम, तो उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब बात करें अगर जैसे दिल्ली की, तो दिल्ली में भी एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है जिसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम, इसको पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया। इसी तरह मुंबई में भी एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है क्रिकेट से रिलेटेड, जिसका नाम है वानखेड़े स्टेडियम। तो ये भी जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये भी साथ साथ आपको लिखना है। ठीक है जी। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है और कहाँ पे है? तो भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, और वहाँ पे 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये भी अपने आप में क्वेश्चन है और इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका डी, भूटान। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। अब बात करें चाइना की, तो चाइना में भी इंडिया की तरह कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि ये राष्ट्रीय खेल है, लेकिन पॉपुलैरिटी के बेस पे यहाँ पे टेबल टेनिस जो है ये राष्ट्रीय खेल माना जाता है, टेबल टेनिस। ठीक है जी। और बात करें अगर हम नेपाल की, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका वॉलीबॉल। ठीक है। तो भूटान का आर्चरी यानी तीरंदाजी, नेपाल का वॉलीबॉल और चाइना का जो है वो टेबल टेनिस रहेगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे आपको जितनी भी किताबें हैं उनके लेखक जरूर याद करने हैं, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? इसका ठीक आंसर रहेगा बी। जो लोग भी बी को आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, स्टीफन हॉकिंग्स इसका सही आंसर है। बाकी जो राइटर है उनमें से एक राइटर जैसे मुझे दिख रहे हैं वीएस नायपाल, इनकी एक बुक काफ़ी फेमस हुई थी, अ बेंड इन द रिवर। ये भी आप याद कर लीजिए, अ बेंड इन द रिवर, अ बेंड इन द रिवर। ये किताब वीएस नायपाल ने लिखी और काफ़ी फेमस हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। हरगोबिंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ये नोबेल प्राइज वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। व्हेन वाज हरगोबिंद खुराना अवॉर्डेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स? अब आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज 6 तरह के होते हैं, मतलब 6 फील्ड्स में ये मिलते हैं। सबसे पहले ये दिए जाते हैं फिजिक्स के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए, फिर मेडिसिन के लिए जैसे डॉक्टर साहब को मिला था, फिर पीस के लिए, शांति के लिए, अगर कोई 2 देशों की संधि करवाता है तो उसको भी पीस के लिए प्राइज़ मिलता है, फिर लिटरेचर के लिए अगर कोई अच्छी बुक लिखता है तो उसको मिलता है,
और फिर इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये 6 फील्ड में मिलता है प्राइज़। नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुए थे? 1901 में स्टार्ट हुए थे। किसकी याद में स्टार्ट हुए थे? तो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडन के रहने वाले थे, स्विट्ज़रलैंड के। उनकी याद में ये नोबेल प्राइज़ हर साल दिए जाते हैं स्वीडन गवर्नमेंट की तरफ से। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हरगोबिंद खुराना को कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था इनको 1968 में। ठीक है, 1968। जो भी लोग ए को आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर साहब की डेथ के बारे में पूछा जा सकता है आपको। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना की डेथ कब हुई? तो वो हुई थी 2011 में, हाल ही में 13 साल पहले। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। काली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? काली गोपाल इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राज्य और उनके प्रसिद्ध लोक नाच, ये भी आपका एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में हमेशा आता है। यहाँ पे आप आंसर करिए इसको। क्या आंसर करेंगे आप जी? इसका ठीक आंसर रहेगा बी, असम। असम जो है उसके 2 फोक डांस काफ़ी फेमस हुए, एक तो काली गोपाल और एक बिहू। ये दोनों काफ़ी फेमस हुए हैं। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात का फेमस डांस जो है वो है गरबा। गुजरात का जो फेमस फोक डांस है वो है गरबा। इसके अलावा कई बार राजस्थान का भी पूछ लिया जाता है, तो राजस्थान का जो फेमस डांस है वो है घूमर। घूमर, ठीक है। यूपी का भी कई बार पूछ लेते हैं, तो यूपी का रहेगा आपका कथक। यूपी का, उत्तर प्रदेश का आपका रहेगा कथक। अगर आपको कई बार मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो यूट्यूब में एक सेक्शन होता है जिसमें आप स्पीड कम भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ से स्पीड कम भी कर लेना। मुझे क्योंकि थोड़े से टाइम में वीडियो सारी कवर करनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देनी होती है, तो कई बार मुझे थोड़ा सा स्पीड में बोलना पड़ता है। और आप ये जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बोलता हूँ ये ज़रूर लिखिए, इसमें से ही आपका पेपर आएगा। इसके अलावा पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा और गिद्धा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? ये जो डेज है ये भी बहुत फेमस है, ये भी आपको सारे करने हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है जी 23 मार्च को। सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। जो लोग सी को आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी डेज की जो लिखे हैं। जैसे 7 अप्रैल है विश्व सेहत दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ये मनाया जाता है 7 अप्रैल की 7 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। तो 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसी तरह 18 अप्रैल जो है इसको मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे, HERITAGE, हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और बात करें 25 अप्रैल की, तो विश्व मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारी तरीके भी आप अच्छे से नोट कर लें। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके अच्छी तरह से लिख लें जो भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? विच इज़ द इंटरनेशनल लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड? आपका एक और टॉपिक है इंटरनेशनल लाइन बिटवीन द कंट्रीज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं दो देशों के बीच, उसमें से ये टॉपिक लिया गया है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका सही आंसर आपका पहले पे ही है मेनरहाइम रेखा यानी मेनरहाइम लाइन, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी रेखाओं की भी बात कर रहे थे, जैसे जो ये वाली है मैजिनॉट रेखा या मैगिनो भी बोलते हैं इसको, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अगर आपको पेपर में ये आ जाए कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मैजिनॉट रेखा है। ठीक है। डूरंड लाइन की अगर बात करें, यहाँ पे डूरंड रेखा भी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक रेखा है जो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। फिलहाल ये बता रहा हूँ जो वो देखिए, डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है।
मैगिनो रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है जी। और आपकी जो हिंड्सबर्ग रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी एंड पोलैंड, इन दोनों के बीच में आपकी जो है हिंड्सबर्ग रेखा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन गंधवाल वंश का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गंधवाल डेस्टिनी? चलिए इसका आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है ए, चंद्रदेव। चंद्रदेव जो थे वो गंधवाल वंश के संस्थापक थे, गंधवाल वंश उन्होंने शुरू किया था। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के बारे में क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर के बारे में आपको जरूरी जानकारी भी दूंगा इस क्वेश्चन में। अकबर द्वारा दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? अकबर ने आके स्लेवरी प्रथा, दास प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसे कब किया था? तो अकबर ने डी 1562 1562 ईस्वी को जो दास प्रथा थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अकबर ने कुछ और चीज़ें भी की थी जिसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसने जजिया टैक्स जो है, जजिया कर, ठीक है, जजिया टैक्स, इसको रिमूव कर दिया था, इसको हटा दिया था। अब ये जजिया क्या है? JAZIYA, जजिया क्या है? जजिया एक तरह का टैक्स है जो तब देना पड़ता था ऐसे लोगों को जो मुसलमान नहीं हैं। जैसे जितने भी ये शासक हुए सारे मुसलमान हुए हैं, तो इनके राज्य में अगर मुसलमान रह रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम रह रहा है जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, उसको फिर एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था जजिया टैक्स, और ये टैक्स अकबर ने ख़त्म किया था। अकबर ने इसको 1564 1564 में ख़त्म कर दिया था। 1564 1564 को ख़त्म कर दिया था। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि अकबर ने जजिया कब कर जो है वो कब ख़त्म किया था। इसके अलावा अकबर ने एक दो और अच्छे काम किए थे, जैसे इसने मनसबदारी सिस्टम बनाया था, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, सबसे पहली वीडियो में। मनसबदारी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपको रैंक दिया जाता है कि आप क्लर्क हो या पियन हो या कैशियर हो, रैंक वाइज सारा कुछ किया जाता है। तो अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, ठीक है। इसके अलावा अकबर ने एक नया रिलीजन, नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही, और वो 1582 ईस्वी में चलाया था, जिसमें सारे धर्म पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो सारे धर्म वाले हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, दीन इलाही। और अकबर ने दीन इलाही की उपाधि भी धारण की थी 1582 में। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से हर्यंका राजवंश की राजधानी कौन सी थी? हर्यंका राजवंश की, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ हर्यंका डेस्टिनी? चलिए इसका आंसर जो रहेगा वो आपका सी रहेगा, राजगृह, जिसको हम गिरिवराज भी बोलते हैं। गिरिवराज भी बोला जाता है। तो पेपर में अगर आपको गिरिवराज आ जाता है या राजगृह आ जाता है, ये सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक चीज़ और ये पूछ सकते हैं कि इस हर्यंका डेस्टिनी के फाउंडर कौन थे, जनक कौन थे? तो वो थे बिंबिसारा। ये भी कई पेपरों में देखा है मैंने क्वेश्चन कि ये जो डेस्टिनी है इसके फाउंडर, इसके जनक कौन थे? तो वो थे बिंबिसारा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। पानी की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उसी ग्रह पे रह भी रहे हो। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर? देखिए वाटर तो सिर्फ अर्थ पे ही प्रेजेंट है अभी तक, तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर जो डी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। सबसे जो गर्म ग्रह है वो है आपका वीनस, शुक्र, ठीक है, ये सबसे आपका गर्म ग्रह है। और सबसे ठंडा ग्रह तो आपको पता ही होगा, जो सूरज से थोड़ा सा दूर है, यूरेनस जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है, और ये जो आपका वीनस है ये सबसे गर्म ग्रह है। ये चीज़ें आपको समझनी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को इवन गूगल भी करते हैं तो कई जगह पे सुपीरियर लेक लिखा है और कई जगह पे बेकाल लेक लिखा है। तो हमेशा एक डिस्कशन होती थी मेरी भी क्लास में टीचर के साथ कि इसका आंसर सुपीरियर झील है या बेकाल झील है। एक दो जगह पे, एक दो वेबसाइट पे बेकाल झील भी लिखा है, लेकिन इसका सही आंसर सुपीरियर लेक ही है, ठीक है। वॉल्यूम वाइज ये सबसे बड़ी झील है। तो एक दो वेबसाइट में मैंने देखा बेकाल झील भी लिखा है, जो गलत है।
सुपीरियर झील इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक आंसर है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन जीएस के, जनरल साइंस के। चलिए, हुज नेम इज द कंट्री ऑफ गोल्डन पगोडा। गोल्डन पगोडा का देश किसका नाम है? ये गोल्डन पगोडा कहा जाता है आपका म्यांमार को, ठीक है। कई इसको म्यांमार बोलते हैं, कई इसको मियांमार बोलते हैं, सेम ही है, लेकिन इसी को ही गोल्डन पगोडा का नाम दिया गया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है बिजनेस टैक्स, बी व्यापार कर इसका सही आंसर है। बाकी जितने भी है वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जो ये जो है ये बिजनेस टैक्स है। चलिए आखिरी क्वेश्चन चलते हैं जीके का, फिर जीएस की ओर चलेंगे। यहाँ पे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेस्टेड। तो ये है आपकी 368, आर्टिकल 368 अगर उठा के देखिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बताया है कि संविधान को अगर संशोधन करना पड़े, अगर थोड़ा सा चेंज करना पड़े तो क्या प्रोसीजर है। ये भी एक फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 368। चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी जो आपका साइंस का सेक्शन रहेगा। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे आ गया है। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ फॉर द बोट टू मूव बैकवर्ड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द शोर। मतलब जब नाव किनारे से कूदते हैं तो पीछे की ओर चलती है, इसके लिए न्यूटन का कौन सा नियम है? इसके लिए न्यूटन का तीसरा नियम है। ऑब्वियसली तीसरा नियम हमें क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर क्रिया के उल्टे एक प्रतिक्रिया होती है। तो जब भी आप बस से उतरते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बस के साथ चलना ही पड़ता है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और जैसे आप नाव से उतरते हैं, नाव थोड़ा पीछे की ओर चली जाती है। ये न्यूटन थर्ड लॉ है, तीसरा जो कानून है न्यूटन का, कि जैसे आपने क्रिया की, आप बोट से उतरे तो उसके उल्टे एक प्रतिक्रिया भी होगी, बोट थोड़ी सी पीछे भी जाएगी, ठीक है। समझ आ गई आपको? जैसे आप गोली चलाते हैं, कभी शूट करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप हाथ से गोली चलाते हैं, ठीक है, और गोली आगे की चलती है, लाइक जो आपकी बुलेट होती है वो आगे की ओर चलती है, वो होता है एक्शन। अब उसकी वजह से जो आपके हाथ में गन है वो थोड़ी सी पीछे चली जाएगी, ऐसे थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, वो है रिएक्शन। तो हर एक्शन के उल्टे एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया के उल्टे एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है वो आपका है जूल, बी आंसर है। अगर आपको ऊर्जा का यानी एनर्जी का सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो वो आपका अर्ग रहेगा, ERG अर्ग, ठीक है। ऊर्जा की एसआई यूनिट है आपकी जूल और ऊर्जा की सीजीएस यूनिट है आपकी अर्ग, ठीक है। अब कई बार पूछ लेते हैं जूल और अर्ग का रिलेशन क्या है, तो 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। ये रिलेशन भी आप याद कर लीजिए, ये भी पेपर में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड। ये तो बहुत ही ईजी है, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती है जिनकी जो डायरेक्शन है वेव्स की वो परपेंडिकुलर होती है वाइब्रेशन के, जिस तरफ वाइब्रेशन जा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जाते हैं। तो ये तो ट्रांसवर्स वेव्स है, ये तो बहुत ही ईजी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाय विच मेथड एटमॉस्फेयर इज हीटेड, किस विधि से वातावरण गर्म होता है? जो आपका वातावरण गर्म होता है वो है कन्वेक्शन विधि से। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट, कन्वेक्शन विधि, ये जो है कन्वेक्शन, ठीक है, इससे, इस विधि से जो है आपका जो वातावरण है वो गर्म होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। पानी में पड़ी जो टेस्ट ट्यूब है उसका ज्वलंत किसकी उदाहरण है? द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट ट्यूब लाइंग इन वाटर इज, तो वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। जो पानी में पड़ी होती टेस्ट ट्यूब है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो भी लोग ए को आंसर कर रहे हैं, आप साथ साथ आंसर कीजिए अगर आपको आता है तो। जो भी लोग ए को आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर आपको नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे से वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपका। व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। आपको पता है लेंस 2 तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब पावर की बात कर लेते हैं। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव, उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये भी आपको समझना है।
चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छी किस में से पास होती है, जो आपकी बिजली है वो किस में से सबसे अच्छी पास होती है, वो होती है आपकी सिल्वर। सिल्वर जो है चांदी, ये है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। चलिए प्रश्न नंबर 23 आ गया आपका, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम, दिस इज द रूल। ये रूल मैं आपको पहले अच्छे से समझा दूँ, फिर मैं बताऊंगा ये रूल किसका था। साइंटिस्ट बोलता है कि अगर आप एक तरफ इंडिया में हो, एक तरफ आप अमेरिका में हो, ठीक है, आप सपोज 20 ml हाइड्रोजन यहाँ पे लेते हैं, 20 ml हाइड्रोजन यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे जितना टेम्परेचर है उतना ही यहीं पे, यहाँ पे जितना प्रेशर है उतना यहीं पे। मतलब अगर आप दोनों तरफ इंडिया और अमेरिका या कोई भी दो कंट्रीज़ में टेम्परेचर सेम रख लें, प्रेशर सेम रख लें और वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो सेम रख लें, अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे दोनों तरफ। ये अवगैड्रो ने बताया था। अवगैड्रो ने एक नियम दिया था कि अगर आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, आप दो अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, तब आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी सेम रहेंगे दोनों साइड पे। तो ये जो लॉ है ये है अवगैड्रोस लॉ। ठीक है जी। चलिए, कौन सा एसिड जो है सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए यूज़ होता है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए यूज़ होता है आपका नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको पूछे कि फ्लेवरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव के तौर पे कौन सा एसिड यूज़ होता है, वो आपका सिट्रिक एसिड है। ये फ्लेवरिंग एजेंट, ये फ्लेवर लाने के लिए, जैसे नींबू की कैंडीज़ आप खाते होंगे, शायद कभी खाई आपने नींबू की टॉफ़ी, लाइक ऐसी टॉफ़ी जिसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का टेस्ट भी आता है, वो सिट्रिक एसिड की वजह से आता है। और ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है, खाने को ख़राब होने से भी बचाता है। ठीक है, जैसे अचार वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ऐसे पेट्रोल की सफाई के लिए, पेट्रोल की प्योरीफिकेशन के लिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। चलिए, कार्बन इज अनदर मेटल एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज, आप पहले 20 जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 4 होता है आपका बेरिलियम का, 2 होता है आपका हीलियम का और 8 होता है आपका ऑक्सीजन का। ये पहले 20 एटॉमिक नंबर अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर यूज़ करते हैं। चूहे के जहर के रूप में क्या दिया जाता है। चूहों को जब जैसे अपने मोर्टिन वगैरह का देखा होगा, ठीक है, जो भी चूहे खा के मर जाते हैं तो वो जिंक फास्फाइड होता है। आपका ए करेक्ट आंसर है। चलिए, कौन सा ग्लास लेबोरेटरी इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। प्रयोगशाला उपकरण जो होते हैं, जो लेबोरेटरी में आप यूज़ करते हो, चाइना डिश वगैरह, ये बनाने के लिए कौन सा ग्लास यूज़ होता है। इसके यूज़ होता है आपका पायरेक्स ग्लास। ये स्पेशल तरह का ग्लास है जिससे लेबोरेटरी में चीज़ें बनती है, लेबोरेटरी में चीज़ें। अच्छा, अगर हम बात करें क्रुक्स ग्लास की, इससे आपकी सन ग्लासेस बनती है, जो आप चश्मे वगैरह पहनते हो गुच्ची अरमानी वगैरह के, ये इससे बनते हैं। ठीक है, सोडा ग्लास की बात करें तो इससे ड्रिंकिंग ग्लास बनते हैं, जिसमें आप ड्रिंक वगैरह लेते हो, शराब वगैरह पीते हो, वो जो स्पेशल ग्लास होते हैं वो सोडा ग्लास होते हैं। और विंडोज़ भी इससे ही बनती है। तो ये दो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रुक्स ग्लास और सोडा ग्लास। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। धीरे धीरे हम एंड पे आ रहे हैं, वीडियो 23 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। येलो फास्फोरस किस में रखा जाता है। येलो जो पीला फास्फोरस होता है वो सिर्फ वाटर में ही रखा जा सकता है, पानी में रखा जा सकता है और कहीं पे भी नहीं रखा जा सकता। प्रश्न नंबर 29 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है। एंटोमोलॉजी है आपका कीड़ों का अध्ययन, इंसेक्ट्स, जो आपके कीड़े मकोड़े हैं उसकी स्टडी होती है एंटोमोलॉजी। अगर बात करें फ्लोरीकल्चर की, ठीक है, फ्लोरीकल्चर की, तो वो होती है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्लोरीकल्चर। ठीक है, फ्लोरीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंगस की बात करें तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो है वो फंगस की स्टडी है। इसी तरह अगर हम पौधों की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो बॉटनी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, बॉटनी। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम जानवरों की बात करें तो उसके लिए फिर आपकी जूलॉजी, JOOLOGY, जूलॉजी जो है वो आपकी ब्रांच है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड क्रिएटिव यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो सबको पता होगा वैसे, सेल, CELL, सेल जो कोशिका होती है वो जीवन की बेसिक इकाई है, फंक्शनल इकाई।
ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो नंबर 19 में फ़िलहाल इतना ही है। आगे हम मिलेंगे वीडियो नंबर 20 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।